द डोर इनटू समर मूवी में। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक लड़का है सोइचिरो अपने मम्मी पापा दोनों को खो देता है। सोइचिरो को एक दोस्त मिलता है जिसका नाम पैटे होता है और उसके रहते उसको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। सोइचिरो के पापा के दोस्त कोइची उन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं जिनकी एक बेटी भी होती है और उसका नाम है रिको। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, रिको के मम्मी पापा भी प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। अब इसके बाद रिको को उसके अंकल कजुटो अपने साथ लेके जाते हैं और फिर 1 मार्च 1995 को सोइचिरो एक कमाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट A1 बनाता है और इस रोबोट को सोइचिरो के अंकल की कंपनी फ्यूचर वर्क एंटरप्राइज डेवलप कर रही है जिसको FWE भी कहते हैं। और दोस्तों इस वक्त बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है तो पैटे सोइचिरो से घर के सारे दरवाजे खोलने के लिए बोल देता है क्योंकि पैटे गर्मी आने का इंतजार कर रहा होता है। अब रिको अपने भाई यानी सोइचिरो से मिलने आती है और घर के काम में उसकी मदद करती है। लेकिन रिको बहुत ही परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि वो जल्दी शहर छोड़कर जाने वाली है। मतलब रिको अपने भाई से बहुत दिनों तक नहीं मिल पाएगी। अब जो प्रोजेक्ट सोइचिरो ने स्टार्ट किया होता है यानी कि A1 वो बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है और प्रोजेक्ट का नाम है प्लाज्मा बैटरी, जिसके बाद मशीन्स को दोबारा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर वहाँ पर अचानक सोइचिरो की गर्लफ्रेंड शिराशी आती है जो कजुटो की असिस्टेंट भी है। शिराशी को देखकर रिको बड़ी उदास हो जाती है और वहाँ से उसी वक्त निकल जाती है। वहाँ पर शिराची कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सोइचिरो की सिग्नेचर कराने आई हुई है और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से FWE का स्टॉक असाइनमेंट सोइचिरो से शिराशी को मिलेगा क्योंकि ये डिसीजन कजुटो का होता है और इसलिए सोइचिरो बिना सोचे समझे साइन कर देता है। और इसके बाद शिराशी सोइचिरो से खुश होकर उसको किस करती है। अब 1 हफ्ते बाद दिखाते हैं सोइचिरो कजुटो से मिलने उसके मेन ऑफिस में जाता है जहां अचानक से कजुटो शेयर होल्डर मीटिंग शुरू कर देता है। वहां पर कजुटो A1 के सारे प्रोजेक्ट्स को मैनिक्स एंटरप्राइज को देना चाहता है और A1 पर आगे कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए मना कर देता है। सोइचिरो इस बात से बहुत ही गुस्सा होता है और मना कर देता है। फिर शिराशी वोटिंग करने के लिए बोलती है लेकिन शिराशी चालाकी से कजुटो के डिसीजन के लिए वोट कर देती है और तब सोइचिरो को समझ आता है कि कजुटो और शिराशी ने मिलकर उसको फंसा दिया है। इतना ही नहीं, सोइचिरो को कंपनी से भी निकाल दिया जाता है और कंपनी के किसी भी इक्विपमेंट को वो यूज भी नहीं कर सकता। अब ये सब सुनकर वो अपने घर की तरफ भागता है जहाँ पर सब तहस नहस हो रखा होता है और सोइचिरो के सारे इक्विपमेंट्स भी कंपनी लेके जाती है। अब कुछ दिनों बाद रिको सोइचिरो से मिलने आती है। सोइचिरो जो फिर से एक बार सब कुछ खो चुका है बहुत ही परेशान रहता है। सोइचिरो की हालत देखकर रिको परेशान हो जाती है और सोइचिरो के साथ रहकर उसकी हेल्प करने का सोचती है। लेकिन सोइचिरो पहले ही हिम्मत हार चुका है और इसलिए वो रिको को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब उसी वक्त सोइचिरो को एक क्रेडियस कोल्ड स्लीप ब्रोशर दिखाई देता है। क्रेडियस कोल्ड स्लीप कंपनी लोगों को 5 से 3 साल तक सुलाने का काम करती है और सोइचिरो पैटे के साथ क्रेडियस कंपनी जाता है और फिर दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को लेते हैं। सोइचिरो अपने FWE के शेयर्स भी रिको के नाम कर देता है। लेकिन जब कोल्ड स्लीप में जाने के लिए सोइचिरो अपना चेकअप करवाता है तो पता लगता है कि सोइचिरो के ब्लड में अल्कोहल लिमिट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है जिससे कि उसे इस प्रोग्राम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम अगले दिन दोबारा आना। और फिर उसी रात सोइचिरो अपने और रिको के हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है और तब उसको समझ आता है कि वो हार नहीं मानेगा और शिराशी और कजुटो का सामना करने की वो ठान लेता है। अब रिको कजुटो के घर पहुंचती है और रिको को अंदर से कजुटो और शिराशी की आवाज सुनाई देती है। शिराशी A1 प्रोजेक्ट को दूसरे इंजीनियर्स के साथ पूरा करने के लिए कहती है। अब ये सब सुनकर रिको बड़े ही हैरान हो जाती है और जल्दी से ऊपर जाकर सोइचिरो को फोन मिलाती है लेकिन वो वॉइस कॉल पर डायरेक्ट हो जाता है और इतने में वहाँ कजुटो आ जाता है। लेकिन रिको कहती है कि ये मेरे दोस्त का कॉल है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। अब कजुटो को रिको पर शक भी होता है और वो कॉल को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये कॉल तो उसने सोइचिरो को की थी और फिर वो भी उसको रोकने के लिए वहां से भागता है। अब इतने में शिराशी के पास सोइचिरो का फोन आता है जो उसकी लोकेशन पूछ रहा होता है। सोइचिरो वहां पहुंचकर शिराशी को सावधान करता है कि वो लॉयर की मदद से सब कुछ डिस्क्लोज कर देगा और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शिराशी बहुत ही होशियारी से सोइचिरो की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है। अब इतने वहां पर पैटे आता है और सोइचिरो को बचाने की कोशिश करता है और तभी अचानक से एक खिड़की टूटने की आवाज आती है जहां से पैटे भाग जाता है और वहां से एक ट्रक भी जा रहा होता है। और फिर शिराशी सोइचिरो से उस ट्रक के बारे में पूछ रही होती है। तभी उसका ध्यान कोल्ड स्लीप प्रोग्राम पर जाता है जिससे उसको एक आइडिया आता है और कुछ टाइम बाद जब सोइचिरो को होश आता है तो वो खुद को एक क्रायो स्लीप पॉड में पाता है और उसी वक्त वो स्लीप पॉड एक्टिव हो जाता है और सोइचिरो काफी लंबे समय तक सो जाता है। अब दिखाते हैं कि सोइचिरो 30 साल बाद जागता है। वो बहुत ही कंफ्यूज है कि ये मुझे हो क्या गया है और 30 साल बाद भी सोइचिरो बिल्कुल वैसा ही है। अब सोइचिरो अपने बिल्ले पैटे को ढूंढता है और जो पैटे अब उसको मिलता है वो एक रोबोट है जिसको सोइचिरो का ध्यान रखने के लिए रखा गया है। पैटे उसे कमरे में लेके जाता है और सोइचिरो सोचता है क्योंकि पैटे एक रोबोट है तो वो कमांड मानेगा, इसलिए सोइचिरो उससे पूछता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है क्योंकि उसे यहाँ से जल्दी से निकलना है। लेकिन पैटे वहाँ से सिर्फ इतना कहता है कि बहुत ही दुख की बात है
और ये कहकर निकल जाता है। अब रात में सोइचिरो से मिलने एक आदमी आता है जो उसको बताता है कि सोइचिरो के नाम अब कुछ भी नहीं बचा है और उसे रिको के बारे में बताता है कि वो बार बार कॉल्स करके उसको जगाने के बारे में पूछती है और उसे रिको का एड्रेस देता है। अब अगले दिन सोइचिरो हॉस्पिटल से भाग जाता है, साथ ही में अपना कैसेट प्लेयर और वॉलेट लेके जाता है। फिर वो टैक्सी स्टैंड पर खड़ा होता है लेकिन वहां पर कोई टैक्सी नहीं आती। इतने में वहां पैटे आता है और उसको बताता है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब हम टैक्सी पकड़ा करते हैं, अब तो टैक्सी हम फोन से बुलाते हैं, यानी कि एक ऐप है उससे टैक्सी बुलाई जाती है और टैक्सी में कोई ड्राइवर नहीं होता, टैक्सी फुली ऑटोमेटिक होती है। ये देखकर सोइचिरो बड़ा ही हैरान हो जाता है। सोइचिरो पैटे को बाहर निकलने के लिए बोलता है लेकिन पैटे मना कर देता है। फिर पैटे उसका वॉलेट भी फेंक देता है क्योंकि आज की दुनिया में सारी ट्रांजैक्शन फोन से होती है। फिर पैटे सोइचिरो को बताता है कि वो उसका इसलिए पीछा करता है क्योंकि उसी ने पैटे को डिजाइन किया है। और अब पैटे और सोइचिरो दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो जगह बहुत ही गंदी हो रखी है। वहां जाकर उनको पता चलता है कि ये एड्रेस रिको ने नहीं बल्कि शिराजी ने दिया था। और फिर शिराजी अब बिल्कुल ही अजीब हो गई है और उसको बताती है कि कजुटो उसके क्रायो स्लीप में जाने के बाद 1 साल बाद ही मर गया था और शिराजी को जेल में जाना पड़ा क्योंकि कोई अनजान इंसान उसको एक्सपोज कर रहा था। और फिर शिराजी ये भी बताती है कि जिस दिन सोइचिरो को ड्रग दिया गया था उसी दिन सोइचिरो के घर पर आग भी लग गई थी और रिको का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब सोइचिरो को लगता है कि रिको अब नहीं रही, इसलिए वो उसकी कब्र पर जाकर रोने लगता है। अब उसके बाद सोइचिरो को याद आता है कि कैसे उसका बिल्ला पैटे हमेशा दरवाजे पर बैठकर गर्मियों का इंतजार करता रहता था। और फिर पैटे की मदद से वो पता लगा लेता है कि FWE को अब गार्डियन मैन्युफैक्चरिंग ने ले लिया है। पैटे स्लीप मोड एक्टिव करने के लिए रेडी हो जाता है और बताता है कि स्लीप मोड रोबोट को सेल्फ जनरेटिव मोड में लेके जाता है। और फिर सोइचिरो पैटे को अपना बैटरी सोर्स दिखाने के लिए कहता है और बैटरी सोर्स पर प्लाज्मा बैटरी होती है। पैटे एक अलादीन इंडस्ट्री का रोबोट होता है जो एक बहुत ही बड़ी रोबोट मार्केट भी है। अब अगले दिन वो दोनों गार्डियन कंपनी जाते हैं। वो दोनों प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं लेकिन वहां पर रखे रोबोट्स उनको मना कर देते हैं और तभी पैटी एक फीमेल रोबोट को प्रपोज करने लगता है लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। उसके बाद फीमेल रोबोट सोइचिरो की आंखें स्कैन करती है और अचानक से प्रेसिडेंट से मिलने के लिए हाँ कर देती है। वहां पर प्रेसिडेंट गोटा नाम का आदमी होता है जो सोइचिरो को देखकर बहुत ही खुश होता है और सोइचिरो द बुक जिस पर सोइचिरो का साइन होता है वो उसको दिखाता है। फिर गोटा प्लाज्मा बैटरी का क्रेडिट भी सोइचिरो को ही देता है। लेकिन ये सब सुनकर सोइचिरो बड़ा ही हैरान हो जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि इसका क्रेडिट मुझे कैसे। और प्रेसिडेंट गोटा उसको बताता है कि बहुत समय पहले सोइचिरो प्रोफेसर टोई से मिलने आया था और तभी गोटा ने बुक पर साइन भी करवाए थे। इसके बाद ये सब एक न्यूज रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें प्रोफेसर टोय अपने टाइम ट्रांसफर मशीन की रिसर्च के लिए फंड के लिए पैसे चुराते हुए दिखाई देते हैं। और इस सब के बाद भी सोइचिरो कुछ समझ नहीं पाता। उसको लगता है कि शायद कोई उसकी आइडेंटिटी यूज करके प्लाज्मा बैटरी कंप्लीट कर रहा है। अब पैटी और सोइचिरो गोटा के पास दोबारा जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि स्टॉक्स साटो टारो जो कि अलादीन का फाउंडर है उसके नाम है। और पैटे भी बताता है कि सबसे पहला रोबोट सोइचिरो ने ही बनाया था और दूसरा मॉडल इन्वेंटर और कोई नहीं साटो टारो है। अब सब कुछ जानने के बाद और कनेक्ट करने के बाद सोइचिरो समझ जाता है और प्रोफेसर टोय के पास जाता है और टोय भी सोइचिरो को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर प्रोफेसर टोय सोइचिरो को 30 साल पीछे जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनकी टाइम ट्रांसफर मशीन कंप्लीट हो गई है। और फिर आखिर में पता चलता है कि इस सब का मास्टरमाइंड और कोई नहीं सोइचिरो खुद ही है। प्रोफेसर टोय सोइचिरो को एक सोने से भरा हुआ सूटकेस देता है जिससे वो अपने पास की रिसर्च को पूरी कर सके। फिर सोइचिरो पैटे से गुड बाय कहकर मशीन में चला जाता है और देखते देखते पैटे भी उस मशीन में चला जाता है और मशीन एक्टिवेट होकर उसे 30 साल पहले पहुंचा देती है। अब सोइचिरो पास्ट में A1 प्रोजेक्ट के फिनिश होने से एक दिन पहले पहुंचता है और साटो टारो से मिलता है। जो गोल्ड सोइचिरो फ्यूचर से लेके आया है वो साटो टारो का ही है और उसे सब पहले ही मालूम है क्योंकि उसको पैटे ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। अब ये सब सुनकर सोइचिरो खुशी से झूम उठता है। साटो टारो अपनी पत्नी मिडोरी के साथ रहता है और अब सोइचिरो ने प्लाज्मा बैटरी ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर दिया है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि वो प्रोफेसर टोय से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है और सोइचिरो सारा पैसा टोय को देता है लेकिन टोय मना कर देता है। और तब सोइचिरो प्रोफेसर टोय को सारी सच्चाई बताता है, तब वो पैसे लेने के लिए मान जाता है। वहीं पर सोइचिरो को रेस्टोरेंट मालिक का बेटा मिलता है जो अभी छोटा है लेकिन वो असली में फ्यूचर का प्रेसिडेंट गोटा ही है और यहीं पर वो उससे उस बुक पर साइन करवाता है। अब सोइचिरो एक बार फिर टारो से मदद मांगता है कि शिराजी को टैक्स इवेशन में एक्सपोज करके मैनिक्स एंटरप्राइज का हिस्सा खत्म कर दें और फिर सारे स्टॉक्स टारो के हो जाएंगे और टारो नई कंपनी का नया प्रेसिडेंट बन जाएगा जिसका नाम बाद में टारो अलादीन रखता है।
और अब सोइचिरो रिको को अपने साथ रखने के लिए भी टारो से परमिशन मांग लेता है। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं कि वो दिन आ जाता है जब काजुटो सोइचिरो को धोखा देने वाला है और अब पैटे उस ट्रक को रोकता है जिसमें कंपनी वाले सोइचिरो के सारे इक्विपमेंट्स को ले जा रहे थे और ट्रक पैटे को टक्कर मार देता है, लेकिन पैटे का कुछ नहीं बिगड़ता और फिर डर के मारे ड्राइवर वहां से भाग जाता है और उसी दौरान सोइचिरो अपने ब्लूप्रिंट्स पर काम कर लेता है और काजुटो के घर के लिए निकल जाता है और वहां की खिड़की तोड़कर सोइचिरो अपने बिल्ले पैटे को लेके आता है और रिको से मिलने के लिए निकल जाता है, जहां रिको काजुटो की बातें सुनकर सोइचिरो से मिलने आती है और उसी वक्त रोबोट पैटे वहां आकर सोइचिरो के घर को जला देता है। अब इसके बाद वो सब टारो के घर जाते हैं और सोइचिरो रिको को उसकी फैमिली से मिलवाता है और अपनी प्यारी बहन और पैटे को अलविदा कहकर फ्यूचर सोइचिरो और उसका बिल्ला पैटे अगले दिन कोल्ड स्लीप प्रोग्राम में जाते हैं। अब उसके बाद दिखाते हैं कि रिको बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती है और एक अच्छी इन्वेंटर बन जाती है और फिर 10 साल बाद रिको भी कोल्ड स्लीप में चल जाती है और फिर 30 साल बाद दिखाते हैं तो सोइचिरो जाग जाता है और फिर से अपने बिल्ले पैटे और रोबोट पैटे से मिलता है और सोइचिरो को रिको के क्रायो स्लीप के बारे में भी पता चल जाता है कि वो भी स्लीप में चली गई है और आज ही वो उठने वाली है और फिर वो उससे मिलने के लिए फटाफट भागता है और इस तरह दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।